अस्सलाम वालेकुम, खालिद उस्मानी, मेरी रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर फ्रॉम मिसिसागा कनाडा। अच्छा जी तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है और ये है ब्राज़ील के एग्रीकल्चर लैंड लेके प्रॉपर्टी खरीदने के, आई मीन रेजिडेंसी लेने के। इस वक्त हर दूसरी वीडियो, क्योंकि आप जिस तरह टिकटॉक का एल्गोरिथम है, आप जिस तरफ के इंटरेस्ट देते हैं तो उसी तरह की वीडियो आपके पास आनी शुरू हो जाती है। और बेतहाशा ब्राज़ील के अंदर जो टिकटॉकर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड ले लें, या ब्राज़ील की अच्छाइयाँ कैसे वहाँ पर आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसमें मैं उनको चैलेंज नहीं करता, वो अपनी तरफ से अच्छी इन्फॉर्मेशन, मैंने भी उनको सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ मंजन और चूरन भी हो जाता है जब वो बातें करते हैं। तो मैंने फिर इस सिलसिले में ना थोड़ी सी डिग इन किया, अच्छी तरह इसकी इन्फॉर्मेशन ली। तो चलें आप डिटेल में चलते हैं, तो वीडियो जो है आखिर तक देखिएगा। इस दौरान में आप देखें स्प्रिंग के नज़ारे, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं यार्ड के बारे में। तो चलें इन डिटेल चलते हैं कि क्या ब्राज़ील में क्या तरीक़ाकार है, किस तरह यहाँ पर रेजिडेंसी मिलती है, उसका क्या सिर्फ ज़मीन खरीद लेने से, एग्रीकल्चर लैंड ले लेने से ही आपको रेजिडेंसी मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। तो प्लीज़ 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 इसको आखिर तक देखिएगा, और ये अच्छी खासी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। चले शुरू करते हैं। ब्राज़ील में ज़रूरी ज़मीन, एग्रीकल्चर रूरल लैंड खरीदने के कानून काफ़ी पेचीदा हैं और गैर मुल्कों के लिए आम रिहायशी अपार्टमेंट खरीदने से मुख्तलिफ है। यहाँ 3 अलग चीज़ें समझना ज़रूरी है: ज़मीन खरीदना, ब्राज़ील में रहने का हक, और ब्राज़ील ज़रूरी बिजनेस चलाना। क्या गैर मुल्की ब्राज़ील में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? जी हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। ब्राज़ील में ज़रूरी ज़मीन को रूरल प्रॉपर्टी कहते हैं। गैर मुल्कियों के लिए इस पर ख़ास कवानीन हैं। तो देयर आर सर्टन लॉज दैट अप्लाइड ऑन फॉरेनर्स टू बाय द लोकल लैंड। इसमें लॉज जो है बेसिकली जो ये कंट्रोल होता है, ये फेडरल उसके तहत कंट्रोल होता है। फेडरल कंट्रोल होने का मतलब ये है कि क्योंकि आप फॉरेनर हैं तो तमाम मुल्कों में ये होता है कि फेडरल लॉज अप्लाई कर जाते हैं, स्टेट टू स्टेट लॉ नहीं होते। यूएसए है या कनाडा है तो फेडरल लॉ अप्लाई करते हैं इमिग्रेंट से रिलेटेड, लेकिन हर प्रोविंस के या हर स्टेट के लॉज अलग होते हैं। तो इसी तरह ब्राज़ील के अंदर भी क्या नाम है, ये फेडरल लॉ है। तो गैर मुल्कों के लिए ना ख़ास कानून है। अहम बात तमाम जितने भी सूबे हैं उनमें डिफरेंट हो सकता है, आई मीन थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ जो है, बुनियादी रूल जो है पूरे ब्राज़ील में एक ही तरह अप्लाई होते हैं। मसलन sao Paulo हो गया, सांता कैटरीना हो गया, जहाँ मैं जा रहा हूँ sao Paulo और सांता कैटरीना में सिर्फ यही एक करंट लोगों से मिल के वहाँ की एग्रीकल्चर एरियाज़ में जाके देखने के लिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पास टिकटॉक की बेतहाशा वीडियो आती है, तो मैंने कहा इसके लिए जो है ना लोगों को एक सही मानों में जानकारी दी जाइए। इन सब में प्रोसेस, रजिस्ट्री, टैक्स, साइज़ की हदूद वगैरह कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन ओनरशिप के मेन रोल वफाकी होते हैं, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। सबसे अहम चीज़ साइज़ की पाबंदी। ज़मीन में ज़रूरी ज़मीन ब्राज़ील में मॉड्यूल्स में नापी जाती है, जैसे मॉड्यूल फिस्कल कहते हैं। ये हर इलाके मुख्तलिफ होता है, मसलन किसी उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन फॉरेनर्स के लिए, जो आपके जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए बड़ी पाबंदी है। अगर आप ब्राज़ीलियन शहरी नहीं हैं या अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं तो आमतौर पर छोटी रूरल लैंड आप खरीद सकते हैं। बड़ी कमर्शियल फार्म लैंड लेना ज़रा मुश्किल होता है। बाज़ इलाकों में सख्त पाबंदी, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज़, अमेज़न रीजन। तो बॉर्डर एरियाज़ में सब पीरो वीरो के साइड के एरियाज़ लगते हैं। ये जितनी भी है तकरीबन उसको 11 या 12 मुल्क, ब्राज़ील उन मुल्कों में से है, चंद मुल्कों में से जिसको बेतहाशा बॉर्डर्स लगते हैं ऑल अराउंड। अगर आप देखें ब्राज़ील को तो आपके चारों तरफ इसको जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे। और तो स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर जोन, वहाँ फौजी या फेडरल अप्रूवल भी लग सकता है। क्या सिर्फ ज़मीन खरीदने से पीआर मिल जाती है? मुख्तसर जवाब नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ब्राज़ील में सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने से ऑटोमेटिक पीआर नहीं मिलती। ये दुबई या बाद दूसरे मुल्कों की गोल्डन वीज़ा वाली कहानी नहीं है कि ऐसी कि आप जो है ना ब्राज़ील में वीज़ा खरीदें, आई मीन जाके प्रॉपर्टी खरीदें। तो पीआर के सिलसिले में बाज़ लोग जो है इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आप बिज़नेस खोलें, सरमाया करें, कंपनी रजिस्टर करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें, जॉब क्रिएट करें, तो आप इन्वेस्टर वीज़ा की कैटेगरी में चले जाते हैं। वो एग्रीकल्चर से फिर भी हट गई है। या बिजनेस रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन खरीदने से पीआर गारंटी नहीं, पीआर की गारंटी बिल्कुल नहीं है उससे। क्या ब्राज़ील इन्वेस्टर वीज़ा है? क्या चीज़ है? ब्राज़ील में एक रेजिडेंसी राउट है जहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी दिखाते हैं, मसलन कंपनी, कारोबार, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एक्सपोर्ट बिजनेस वगैरह। फिर इमिग्रेशन अथॉरिटी देखती है कि इन्वेस्टमेंट जेन्युइन है या बिजनेस एक्टिव है, टैक्स रिकॉर्ड्स है, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। क्या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट से
आपकी रेजिडेंसी आसान हो सकती है कभी कभी, हाँ। मसलन अगर आप फार्म बिजनेस, डेयरी, पोल्ट्री, अब ये बिजनेस के अंदर ही है। आपको बेसिकली जो है लैंड खरीद के रेजिडेंसी नहीं मिल रही, आपको करना जो है, मैं आगे अगली वीडियो में किसी में इसमें बताऊंगा कि कितनी मिनिमम है। और ये कोई 25-30 हज़ार वाली कहानी नहीं है कि जी आप 1 एकड़ ज़मीन ले लें और आप उसके ऊपर कर लें। तो टिकटॉक के ऊपर इस तरह की बेतहाशा कहानियां बेची जा रही हैं। तो मैं जो हूँ ना, लोगों को मैंने कहा कि भाई, क्योंकि हर एक को जो टिकटॉकर जितने भी होते हैं उनको व्यूअरशिप चाहिए होती है, तो उसके लिए वो ज़रा सा एक सिरा मिलता है तो वो पूरा थान, उसके एक धागे से ना वो पूरा थान बनाने के चक्कर में होते हैं। तो ये सारी कहानियाँ हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल जाके ना आपको मैं, तो बिजनेस कौन से आपके सही हो सकते हैं? फार्म बिजनेस है, डेयरी है, पोल्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सपोर्ट क्रॉप्स है। तो आप अगर इस तरह के कोई बिजनेस है, इसमें कोई आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और सीरियस किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हो सकता है आप इन्वेस्टर रेजिडेंसी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट है, CPF है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी ब्राज़ीलियन लॉयर्स है, ये टैक्स कंपनीज वगैरह, जो कुछ भी कंप्लायंस वगैरह सब जरूरी है। तो ये कहना कि जी आपको फ़ौरन तमाम चीज़ें करने से आपको फ़ौरन रेजिडेंसी मिल जाती है, नो नो नो, देयर इज़ नो सच थिंग। कुछ साल तक आप बिजनेस मेंटेन करते हैं, टैक्स कंप्लायंस करते हैं, लीगल स्टे के बाद क्या नाम है, आपको पहले टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है और बाद में वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा जो इसके अंदर है आपका प्रैक्टिकल मसला है, वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला हिसाब है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। एक दफ़ा एक पेपर चला गया तो उसका जवाब जो है ना महीनों में आएगा। हफ्तों वाली कहानी कनाडा या अमेरिका वाली कहानी नहीं है कि आपका इस किस्म के रिलेटेड। और वैसे भी इमिग्रेशन कहीं की भी हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, हर जगह यही आलम है। एक दफ़ा आपने कोई चीज़ फाइल कर दी तो उसका जवाब जो है ना आपको आराम से ही मिलता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे ब्यूरोक्रेसी होती है, इसके अलावा आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंड रजिस्ट्री है, फेक टाइटल से बचना होता है। असल चैलेंज जो है अनक्लियर ओनरशिप होती है, इन्वायरमेंटल, कई जगह पे इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस होती है, अनपेड टैक्सेस वगैरह होते हैं। किसी जिससे आपने जगह ली है तो उसके अनपेड, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूँ तो मुझे पता है कि कैसे आपको क्लीन टाइटल चाहने के लिए किस तरह लॉयर जो है वो एक डीप सर्च मारते हैं स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पे, जो यहाँ का होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको यू हैव टू हैव अ सीरियस लॉयर्स इन्वॉल्व इन इट। तो इसीलिए ब्राज़ील में क्या कहते हैं कि नेवर बाय रूरल लैंड विदाउट ए लॉयर एंड रजिस्ट्री वेरिफिकेशन। तो एग्रीकल्चर लैंड को बाय करने से पहले वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो चेक करने कौन कौन से डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड है, कार रजिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट कंप्लायंस, वोटर राइट्स, टैक्स डेबिट्स, रोड रजिस्ट्री, एक्सेस रोड लीगलिटी, इंडिजिनस, क्योंकि ये सारे इलाके जो है ये इंडिजिनस उसमें आते हैं कई जगह पे, तो उनके राइट्स वगैरह को भी देखना पड़ता है। तो फॉरनर कहाँ पर ज़्यादातर ज़मीनें खरीदते हैं? आपके ये सेंटा प्राना का इलाका है, सेंटा कतरीना का इलाका है, और कौन सा इलाका है, मिनास गिरेस में हो सकता है कि मैं सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ। और आप अवॉइड करते हैं अमेज़न साइट से और रिमोट फॉरेनर्स। तो हकीकत क्या है, ये कहना कि जी ऑटोमेटिक आपको लैंड खरीदने से आपको ऑटोमेटिक रेजिडेंसी मिल जाएगी, तो ये फार्मूला जो है गलत। तो कोई भी अगर यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या कोई कंसल्टेंट वगैरह इस तरह का व्यंजन बेच रहा है तो उससे ये सारे क्वेश्चन करें। ये कहना कि जी ब्राज़ील में फॉर्म खरीदो और फ़ौरन उसी वक्त आपको PR मिल जाएगी, तो ये सारी जो है ना मिथ है, ये कोई सही बात नहीं है, ये सब कहानी है। तो उससे जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए माफ़ कीजिएगा, तो आप उससे पूछें कि किस कैटेगरी का वीज़ा है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, टाइमलाइन क्या है, टैक्स रेजिडेंसी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लॉयर रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो है अक्सर जो है आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते, और वो उछल के जनाब से उसकी टिकटॉक की या यूट्यूब की वीडियो बना देते हैं। और उसके बाद हर कोई जो उस तरफ वो जो है ना, वो जिसनी मिसाल है कि कौवा कान लेके चला गया, तो कान को चेक नहीं करना, कौवे के पीछे भागने वाली बात है। तो प्लीज़, इस तरह की बहुत लंबी बातें और भी हैं इसके अंदर, मैं क्या डिटेल में बताऊं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मज़ीद बातें बताऊंगा। वैसे भी मेरा 27 तारीख को जाना वहाँ हो रहा है। तो लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट ये है कि नो, एग्रीकल्चर लैंड लेके कि जी 25,000 का पता नहीं कि बता रहा था इतने लाख रियास के अंदर आपको मिल जाता है, और जो मैंने कैलकुलेट किया था तो वो तो सिर्फ 8-10 हज़ार डॉलर ही बन रहे थे कैनेडियन। तो अगर ऐसा हो तो भाई पूरा कनाडा जाके ब्राज़ील में लैंड ना ले जाके। तो वियर किसी भी चीज़ को करने से पहले एक दफ़ा जो है ना उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। ये है सब वियर कहानी। तो चले, मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसमें भला हो सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।